अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लीनियर डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके डेफिनेशंस करते हैं कि वेक्टर्स जो हैं वो कब लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं या कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इधर मैंने आपके सामने कुछ वेक्टर्स लिखे हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vm। ये कुछ मैंने m वेक्टर्स आपके सामने लिखे हैं। तो ये वाले m वेक्टर्स हमारे पास उस वक्त लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर इन m वेक्टर्स के लिए हमारे पास कुछ m स्केलर्स एग्जिस्ट करें a1 टू am। ठीक है, और इन वेक्टर्स को हम इन स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम ज़ीरो वेक्टर के इक्वल सपोज करें। ठीक है, ये हमारे पास इधर ये ज़ीरो वेक्टर है। तो हमारे पास जो भी गिवन वेक्टर्स हैं उसको हमने कुछ स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने ज़ीरो के इक्वल सपोज करना है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके ज़ीरो के इक्वल सपोज करना है और इसके बाद हमने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इधर से हमने ये जितने भी हमारे स्केलर्स हैं इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अगर तो ये ऑल स्केलर्स, ये आपके पास ऑल स्केलर्स अगर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाते हैं, जैसा कि ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, अगर ये ऑल स्केलर्स हमारे पास ज़ीरो आ जाएं तो देन हम कहेंगे कि हमारे जो गिवन वेक्टर्स हैं ये वाले ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये ऑल स्केलर्स जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएं तो देन ये वेक्टर्स जो होंगे हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इन ऑल स्केलर में से कोई भी एक स्केलर, ठीक है, एटलीस्ट वन इन ऑल स्केलर्स में से कोई एक स्केलर भी ज़ीरो के इक्वल ना आए तो देन हम इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये कुछ m वेक्टर्स हैं, इन m वेक्टर्स के लिए हमारे पास m ही स्केलर्स आ गए, हमने इन स्केलर्स को इन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कुछ इस फॉर्म में और इसको हमने ज़ीरो के इक्वल लेना है। इसके बाद हमने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपके पास ये सारे स्केलर्स ज़ीरो के इक्वल आ जाएँ तो देन हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इन सारे स्केलर्स में से कोई एक भी स्केलर ज़ीरो के इक्वल ना आए तो फिर हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, मीन्स कि अगर आपके पास इधर से ही अगर हमारे पास a1 की वैल्यू 1 आ जाती है और बाकी ये जितने भी आपके पास स्केलर्स बनते हैं ये सारे ज़ीरो के इक्वल आ भी जाएं तो देन भी ये चीज़ हमारे पास, देन भी जो गिवन वेक्टर्स होंगे हमारे पास वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जितने भी स्केलर्स होंगे सबका ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब इसके बाद ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, हम इन रिमार्क्स को देख लेते हैं। जैसा कि ये इधर फर्स्ट रिमार्क है, फर्स्ट रिमार्क हमें ये कहता है कि हमारे पास जो भी गिवन वेक्टर्स होंगे v1 v2 vm, मीन्स कि जो भी हमारे पास गिवन m वेक्टर्स होंगे अगर इन m वेक्टर में से कोई भी एक ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है, अगर इन सब वेक्टर में से कोई भी एक ज़ीरो वेक्टर है मीन्स के उसके ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, अगर इन m वेक्टर में से हमें कोई भी एक ज़ीरो वेक्टर मिल जाता है तो देन बगैर कुछ कहे हम इन m वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिमार्क हमें ये कहता है कि आपके पास जो भी गिवन वेक्टर्स हैं अगर उनमें से आप लोग देखें अगर उनमें से कोई एक वेक्टर भी ज़ीरो है तो देन हमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन या कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले ही हम इनको डायरेक्टली हम इनको बोल देंगे कि ये वाले m वेक्टर जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। सिमिलरली सेकंड रिमार्क है, इसमें वो कहता है कि अगर आपके पास कोई सिंगल वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है और वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, अगर ये वाला वेक्टर हमारे पास कोई भी सिंगल वेक्टर जो है अगर वो नॉन ज़ीरो है तो वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है,
अगर कोई सिंगल वेक्टर दिया गया है तो वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह अगर आपके पास कुछ m वेक्टर्स हैं, ठीक है जी, थर्ड रिमार्क हमें ये बताता है कि अगर आपके पास m वेक्टर्स हैं, इन m वेक्टर में से कोई भी 2 वेक्टर्स इक्वल आ जाते हैं, मींस v1 v2 अप टू सो ऑन vm है ना, इनमें से कोई भी 2 वेक्टर्स इक्वल आ जाते हैं, जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि अगर v1 इज इक्वल टू v2 आ जाता है, मींस कि ये 2 वेक्टर्स सेम हो जाते हैं, तो देन भी हम इन ऑल वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, इनके लिए भी हमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इनको डायरेक्टली ही लीनियरली डिपेंडेंट बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 4 रिमार्क है। इस रिमार्क में हमारे पास ये है कि वो कहता है अगर आपके पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं v1 और v2, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम आर स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। मीन्स इसमें वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं तो वो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, तो देन हम इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इनको अब स्केलर मल्टीपल का क्या मीनिंग है? स्केलर मल्टीपल का मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि ये स्केलर मल्टीपल का इधर क्या मीनिंग होगा। जैसा कि ये मैं आपके सामने कुछ वेक्टर्स लिख रहा हूँ, इधर ये मैंने एक वेक्टर लिखा u, हमारे पास कोई भी वेक्टर है 1 - 3, और v हमारे पास एक वेक्टर है -2 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं इधर 4th रिमार्क को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये 4th रिमार्क जो है हमारा, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एग्जांपल की मदद से। अगर आपके पास u एक वेक्टर है जिसको मैंने इधर सपोज कर लिया है कोऑर्डिनेट जिसके 1 - 3 v - 2। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप देखें तो इधर से हम इजीली इसको कह सकते हैं कि जो v वेक्टर है हमारा वो u के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा रहा है। मींस कि ये v हमारा -2 6 है ना, तो इस v को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप इस v में से अगर -2 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1 और 3, तो ये आ जाएगा -2 इंटू ये हमारे पास क्या बन गया u। ठीक है, तो दैट्स मीन कि इन दोनों वेक्टर्स में से जो v वेक्टर था हमारा वो u के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये रिमार्क हमें सिंपल ये बताता है। ये रिमार्क्स कुछ हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, ये रिजल्ट्स होते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन कहीं पे भी आ जाए, आप लोगों ने स्टेटमेंट को पहले तो डायरेक्टली चेक करना है। अगर इनमें से इन सभी रिमार्क्स में से कोई भी कंडीशन उधर बन रही है तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम उसको डायरेक्टली लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये स्केलर मल्टीपल की समझ आ गई होगी। इसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, 2 वेक्टर्स हैं वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाई ऑन द सेम लाइन। कोई भी 2 वेक्टर्स हैं और r³ में, r³ के अंदर आपके पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं और वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो देन वो दोनों वेक्टर्स हमारे क्या होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे वो। ठीक है, देन उन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है u और इधर से ही हमारे पास एक और वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है हमारे पास v। अब ये u और v ये 2 वेक्टर्स हैं जो कि सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोल देंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ये r³ में हम बात कर रहे हैं, इनकी ये चीज़ मायने में रखनी है कि हम स्पेस में बात कर रहे हैं। अगर स्पेस में कोई भी 2 वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे सिंपली। इसी तरह से कोई भी 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दे लाई ऑन सेम प्लेन। ये भी हम इधर भी हम r³ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी हम स्पेस की ही बात कर रहे हैं, r³ में ही आपने रहना है इधर भी। तो इधर भी वो कहता है कि अगर आप
आर क्यूब में कोई भी थ्री वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मीन्स के हमारे पास ये एक्स वाई और जी ये प्लेन है हमारे पास, ये इसके एक्सिस हैं स्पेस के, ठीक है। तो इसमें एक ये प्लेन है, ये एक एक्स वाई प्लेन है, एक वाई जी प्लेन है और एक एक्स जी प्लेन है। तो इसमें वो कहता है कि अगर थ्री वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई करेंगे तो वो वाले वेक्टर्स भी हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मीन्स कि अगर आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं, ये आपके पास वेक्टर है इधर u, इधर कोई भी वेक्टर है v और इधर कोई भी वेक्टर है w, अगर ये थ्री वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे वो वाले वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये u v w एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? अब आप जैसे देखें इधर हमारे पास है वाई जी प्लेन, तो आप लोगों को पता है कि वाई जी प्लेन के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। अब वाई जी प्लेन के अंदर x हमारे पास 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर से हमें पता चलेगा कि वाई जी प्लेन के अंदर जितने भी ये वेक्टर्स होंगे उसमें x वाली एंट्री जो है वो हमारे पास 0 होगी। तो उधर से हमें पता चलेगा कि ये वाले तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करें। अगर कोई भी वेक्टर एक्स जी प्लेन में लाई करें तो एक्स जी का मतलब उन तीनों वेक्टर में जो y वाली एंट्री है वो 0 होगी। हमें उधर से पता चल जाएगा कि ये तीनों वेक्टर्स एक्स जी प्लेन में लाई करें, या एक्स वाई प्लेन में अगर आप आएँ तो इसमें जी की एंट्री जो है वो 0 होगी। तो उधर से हमें पता चल जाएगा कि ये वाले थ्री वेक्टर्स हमारे एक्स वाई प्लेन में लाई करें। तो अगर हमें स्टेटमेंट से ही ये चीज़ पता चल जाएगी, अगर हमें पता चल जाए कि कोई भी थ्री वेक्टर्स वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो वाले वेक्टर्स हमारे पास दीज मस्ट बी अ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट। ये इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट रिमार्क है एनी 4 और मोर वेक्टर्स इन आर क्यूब। आर क्यूब में 4 या 4 से ज़्यादा वेक्टर्स, मीन्स कि अगर आप जिस भी स्पेस की बात कर रहे होते हैं, अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं, अगर हम आर स्क्वायर की बात करते हैं तो आर स्क्वायर में 3 या 3 से ज़्यादा अगर वेक्टर्स होंगे कोई भी हमारे पास तो वो वाले वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर हम आर क्यूब में आते हैं तो आर क्यूब में 4 और 4 से ज़्यादा, मीन्स कि जितने भी ट्रिपलेट हमारे पास होते हैं उतने वेक्टर्स को हम जस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आर क्यूब की बात कर रहे हैं और हमें वेक्टर 4 दिए जाएं या 4 से ज़्यादा 4 दिए जाएं या 5 दिए जाएं 6 दिए जाएं या +1 4 3 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर दिए जाएं तो वो वाले सारे वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम R4 की बात करें तो R4 में 4 से ज़्यादा वेक्टर्स, मतलब अगर आपके पास 4 से ज़्यादा वेक्टर दिए जाते हैं, मीन्स कि हमें U1 U2 U3 U4 U5 इस तरह से 5 वेक्टर्स दे दिए जाएं तो R4 के अंदर वो वाले 5 वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, उनको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल देखें आप, इस एग्जांपल में हमारे पास 3 वेक्टर्स, अब इसके हमें पता कैसे चल रहा है कि ये आर क्यूब में से है R4 में से। अब इसमें देखें 3 एंट्रीज है ना इसके अंदर, तो दैट्स मीन कि ये वाले जो 3 वेक्टर्स हमारे पास दिए गए हैं ये आर क्यूब के वेक्टर्स हैं। अब इसी तरह से u v w, इसमें मैं अगर एक और वेक्टर ऐड कर देता हूँ p कोई भी वेक्टर, तो देन ये आर क्यूब के अंदर ही हमारे पास 4 वेक्टर हो जाने थे, तो उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको हम इस रिमार्क के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली उसको बोल देंगे कि वो वाले वेक्टर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जैसा कि एग्जांपल आपके सामने लिखी गई है, ये u v और w ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इनको हमने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं इनको चेक करने के। तो मैंने इधर 2 ही एग्जांपल आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा और दोनों ही मेथड से करूंगा। आप लोगों को जो मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में
जो हम पहले कर चुके हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन वाला सारा हमने जैसे चेक करते हैं वही सारा काम इसमें करना है। तो ये UV-W3 वेक्टर्स हैं, इनके लिए हमने कुछ स्केलर्स लिए A1 A2 A3, इनको लिए इनसे मल्टीप्लाई करके इसको मैंने 0 वेक्टर के इक्वल रखा। अब हमारा टारगेट क्या होगा, A1 A2 A3 की वैल्यूज़ फाइंड करना है, जैसा कि हम पहले लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए करते आए हैं, ये सेम वही वैसे ही इसको करना है। तो मैंने UV-W के इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इधर से मैंने ये कुछ इक्वेशंस बना ली, ये इक्वेशंस आ गई। अब इधर से A1 A2 A3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए भी आप लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हुए हैं, उनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इधर इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, इनको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। पहले मैंने इनका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद इनको मैंने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। इनकी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये ऑपरेशन वगैरह इधर लगाए, इनको आप लोगों को पता है बेहतर। तो इसके बाद मैंने ये स्केलर जो हमारे पास आए थे वो 3 स्केलर्स की वैल्यू के आगे हमारे पास 0। तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास ऑल स्केलर 0 के इक्वल आ जाते हैं तो देन जो गिवन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि इनके सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद एक और एग्जांपल है, उसको मैंने अदर मेथड से सॉल्व किया हुआ है, तो वो मेथड भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2 में भी हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं, V1 V2 और V3। इन 3 वेक्टर्स को हमने बताना है कि क्या ये वाले 3 वेक्टर्स ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इनको चेक करना है हमने। तो इसके लिए भी हम सिंपली वैसे ही इसको स्टार्ट लेंगे। तो ये सेकंड मेथड है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो भी गिवन वेक्टर्स होंगे इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, इनको एज इट इज़ आप लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद इनको आप लोगों ने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अगर तो स्टूडेंट इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जितनी भी रोज़ हैं वो ऑल रोज़ अगर आपके पास नॉन ज़ीरो आ जाएं, ठीक है, इस वेक्टर्स को आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर ऑल रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मींस कि कोई भी रो इसमें से ज़ीरो नहीं बननी चाहिए। अगर ये ऑल रोज़ एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑल रोज़ आपकी नॉन ज़ीरो हों तो फिर हम इन गिवन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अगर इनमें कोई एक भी रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इनमें से कोई एक भी रो ज़ीरो हो जाती है तो फिर हम इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसके लिए जस्ट आप लोगों को एचेलॉन फॉर्म का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को एचेलॉन फॉर्म का पता है तो ये चीज़ हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर मैंने इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इन पे एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचेलॉन फॉर्म का आप लोगों को पता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट या पिवट एलिमेंट जो है उसको हमने 1 बनाना है, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। उसके लिए मैंने कुछ ऑपरेशन लगाए, ये नीचे वाले एलिमेंट 0 बन गए। इसके बाद ये 16 आ गया, 16 पे मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो ये आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ गई। इधर मैंने अगेन रो ऑपरेशन लगाया, रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। R3 माइनस R1 लगाया तो ये देखें, अब फाइनली ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म इसकी बन गई है। अब इस एचेलॉन फॉर्म में अगर आप गौर करें तो इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, लेकिन इसमें एक रो हमारे पास क्या है वो 0 बन गई। ये वाली रो हमारे पास क्या बन गई, 0, मीन्स कि इसकी ऑल रोज़ नॉन ज़ीरो नहीं है। अगर इसकी ऑल रोज़ नॉन ज़ीरो होती तो फिर हमारे पास गिवन वेक्टर जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने थे। अब इसमें क्योंकि एक रो हमारे पास 0 हो गई है तो इसीलिए आपके पास जो गिवन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है। तो आई थिंक आप लोगों को लीनियर इंडिपेंडेंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।